गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज थोड़ा लेट हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है और जो हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक है वह राजस्थान की जलवायु है। और राजस्थान की जलवायु में हम बहुत सारे बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि राजस्थान की जलवायु की प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके साथ साथ राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं कौन कौन सी है और इसके बाद जलवायु संबंधी विभिन्न ऋतु है, जिसमें हम शरद ऋतु क्या है, शीत ऋतु क्या है, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु किस प्रकार की है, वर्षा ऋतु किस प्रकार की है, और इसके बाद अंत में हम जब बात करेंगे तो अंत में हमारा जो मुख्य रूप से जो चीज होगी वह हम जलवायु वर्गीकरण पर बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं पहले हेडिंग डाल रहा हूं, राजस्थान की जलवायु। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु की बात करें तो पहले मैं सामान्यतः जलवायु क्या होती है उस पर बात कर रहा हूं। तो जलवायु से सीधा तात्पर्य होता है, एक तो जलवायु, अगर कोई स्कूल लेक्चरर या नेट की तैयारी कर रहा है तो जलवायु के लिए जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ध्यान रखना कि जलवायु शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्लाइमा शब्द से मानी जाती है। शब्द क्या है? क्लाइमा। और क्लाइमा का अर्थ होता है अक्षीय झुकाव। और यानी कि जलवायु का जो निर्माण विश्व के विभिन्न भागों में होता है उसका मुख्य कारण पृथ्वी का अक्षीय झुकाव के कारण जिस प्रकार सूर्य के कोण बनते हैं और उन्हीं के कारण जलवायु का निर्धारण होता है। तो जलवायु शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्लाइमा शब्द से मानी जाती है। ध्यान रहे, किसी भी क्षेत्र में अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु के 4 आधारभूत कारक होते हैं। नंबर 1 तापमान। पहला कारक कौन सा है? तापमान। सिंपल सी तापमान की डेफिनेशन बता रहा हूं कि तापमान से तात्पर्य किसी सतह द्वारा या किसी सतह द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा की मात्रा को हम तापमान कहते हैं। ध्यान रहे, तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट में अभिव्यक्त किया जाता है। किस में अभिव्यक्त किया जाता है? डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में। ध्यान रहे, तापमान जो है वो किसी भी क्षेत्र की जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक होता है। अभी मैं पिछले कुछ सालों की प्रश्न भी देखता हूं तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक है। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु, केवल राजस्थान की नहीं, विश्व के किसी भी कोने में जलवायु की निर्धारित करने का अगर कोई प्रमुख कारक है तो डेफिनेटली वो टेम्परेचर ही होगा। तो पहला, तापमान। किसी सतह द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा की मात्रा को हम तापमान कहते हैं। ध्यान रहे, कोई भी सतह है वह तापमान को ग्रहण करती है या सौर विकिरण को ग्रहण करती है और ऊष्मा को प्राप्त करती है। ध्यान रहे, किसी सतह के द्वारा सौर विकिरण को परावर्तित करने की क्षमता को भूगोल की भाषा में अल्बीडो कहा जाता है। ध्यान रखना, मेरी कक्षा में या जो मैं क्लास लेता हूं उसमें आपको ज्योग्राफी के टिपिकल वर्ड भी सुनाई देंगे, मगर इसलिए क्योंकि परीक्षाओं का दौर है और परीक्षाओं में जो प्रश्न है वो अधिक से अधिक गहराई से पूछे जा रहे हैं। तो किसी सतह द्वारा सौर विकिरण से प्राप्त की गई ऊष्मा की मात्रा तो क्या है? टेम्परेचर। लेकिन किसी सतह के द्वारा सौर विकिरण के परावर्तित करने की क्षमता को किस नाम से जाना जाता है? तो अल्बीडो। ध्यान रहे, अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्बीडो क्या है, तो किसी सतह के द्वारा सौर विकिरण को परावर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? अल्बीडो। ध्यान रहे, सर्वाधिक अल्बीडो अगर किसी रंग का होता है तो वह रंग होता है सफेद। आपने देखा होगा कि ज्यादातर गर्मियों में हम कपड़े किस रंग की खरीद के लाते हैं? सफेद रंग की। और सर्दियों में ज्यादातर अगर हम स्वेटर लेकर आते हैं तो कौन सा रंग यूज करते हैं? काला।
सामान्यतः हम व्यवहारिक जीवन में तो अल्बिडो के प्रभाव का उपयोग तो करते हैं, लेकिन परीक्षा में अल्बिडो क्या है अगर ये पूछा जाता है तो हम प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं होते। तो एक तो अल्बिडो समझ में आ गया होगा कि किसी सतह द्वारा सौर विकिरण को परावर्तित करने की क्षमता। मैं अल्बिडो क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि राजस्थान की इस ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर में ही पूछा हुआ है कि क्या कारण है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती संभाग में तापमान सामान्य से अधिक अंकित किए जाते हैं। क्वेश्चन एक बार वापस सुन लेना। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि हाड़ौती का पठार वाला भाग, इस भाग में गर्मियों में तापमान सामान्य से अधिक क्यों अंकित किए जाते हैं? तो उसका कारण है अल्बिडो, क्योंकि उस क्षेत्र में पाए जाने वाली मृदा कैसी है? काले रंग की। कल ही मैंने बात की थी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कि यहां पर पाए जाने वाली मृदा जो है वह रेगुर प्रकार की मृदा है, जो काली मृदा के नाम से जानी जाती है। और इस कारण काली मृदा जो होती है वह ऊष्मा की मात्रा को सर्वाधिक अवशोषित करती है और इस कारण सामान्य से भी अधिक तापमान हाड़ौती क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जलवायु के निर्धारक कारक में पहले दो क्वेश्चन केवल तापमान पर मैंने निकाल के आपको बताए हैं। दूसरा है आर्द्रता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं? आर्द्रता। परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछे कि आर्द्रता क्या है, तो किसी वायु राशि यानी कि निश्चित घनत्व की वायु राशि में या वायुमंडल के 1 घन मीटर भाग में पाए जाने वाली जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? आर्द्रता। जब किसी वायु राशि में आर्द्रता की मात्रा कम होती है तो उस प्रकार की वायु राशि को शुष्क वायु राशि कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शुष्क वायु राशि। जबकि किसी वायु राशि में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है तो उसे आर्द्र वायु राशि कहा जाता है। जब हम राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं की बात करेंगे तो राजस्थान की जलवायु में अल्प आर्द्रता की भी बात करेंगे। तो आर्द्रता किसी या वायुमंडल के 1 घन मीटर भाग में पाए जाने वाली जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता। दूसरा कारक कौन सा है? आर्द्रता। तीसरा है पवन। ध्यान रहे, जब कोई वायु राशि उच्च दाब से निम्न दाब, मतलब ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की अगर धरातल के समानांतर कोई वायु राशि प्रवाहित होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? पवन। तो पवन की परिभाषा भी अगर हम बात करें तो धरातल पर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्षैतिज के समानांतर प्रवाहित होने वाली वायु राशि को ही हम पवन के नाम से जानते हैं। जबकि चौथा जो कारक है, पहला तापमान हो गया, दूसरा आर्द्रता हो गया, तीसरा पवन हो गया और चौथा है वायु दाब। चौथा कारक है वायु दाब। यानी कि वायु दाब की अगर हम परिभाषा की बात करें तो मंडलाकार वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी के 1 घन मीटर भाग पर डाला गया वायु का भार किस नाम से जाना जाता है? वायुदाब। तो सिंपल सी आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे, जब रिटर्न का एग्जाम जैसे आरएस मेंस वगैरह लिखने जाए तो आपको केवल इतना पूछा जाए कि जलवायु क्या है। तो जलवायु की परिभाषा देनी है कि किसी भी क्षेत्र या प्रदेश में तापमान, आर्द्रता, पवन एवं वायुदाब संबंधी कारकों का दीर्घकालीन दशा क्या कहलाती है? जलवायु। हम बात करें तो जलवायु जो होती है वह किसी भी क्षेत्र में, जलवायु की बात करें तो जलवायु जो होती है वह किसी भी क्षेत्र में दीर्घकालीन दशा, मतलब औसतन 35 वर्ष की जो अवधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? जलवायु। तो परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी क्षेत्र में जलवायु का निर्धारण कितने वर्ष की औसतन अवधि को माना जाता है, तो क्या राइट करके आओगे? 35। अगर ऑप्शन में 31 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है और 35 दिया हुआ है तो ध्यान रखना 33 को राइट करके आना है। सामान्यतः 30, 35, 40, 45 दिया हुआ होता है, उस समय तो आप 35 वर्ष को राइट करके आएंगे, लेकिन डिफरेंट माइनर कर रखा है, जैसे 31 वर्ष, 33 वर्ष, 35 वर्ष या 36 वर्ष, तो आइडियल राइट करके आना है 33 वर्ष।
तो हमने जलवायु की परिभाषा किसी क्षेत्र या प्रदेश में जलवायु संबंधी कारकों की दीर्घकालीन दशा अर्थात औसतन 35 वर्ष की अवधि की औसतन दशाओं को मिलाकर किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। ध्यान रहे, किसी भी क्षेत्र या प्रदेश में यह जलवायु संबंधी कारकों की अल्पकालीन जो दशा होती है उसको हम कहते हैं मौसम। जबकि सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण किसी क्षेत्र या प्रदेश में 2 माह से लगाकर 6 माह की अवधि तक आने वाले परिवर्तन को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऋतु। तो यहां पर मैं सामान्य जानकारी जलवायु क्या है उसके बारे में दी है, दूसरा मौसम क्या है इसके बारे में दी है, और तीसरा क्या है? ऋतु। तो मौसम, ऋतु और जलवायु में केवल 3 डिफरेंस याद रखने। एक तो मौसम, किसी भी क्षेत्र में जलवायु संबंधी कारकों की अल्पकालीन दशा, मतलब एक कुछ घंटों से लगाकर कुछ दिनों तक की दशा हो सकती है। जैसे आज का दिन था तो आज क्या है, मौसम कैसा था? कोहरे वाला। और इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकांश फिल्मी गाने, अगर बॉलीवुड के गाने बने हैं तो उसमें मौसम का नाम ही लिया जाता है, कहीं पर भी जलवायु का नाम नहीं लिया जाता है। इसके बाद ऋतु। तो ऋतु में केवल इतना ध्यान रखना है कि सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना, उसकी वजह से किसी क्षेत्र या प्रदेश में मौसम संबंधी घटनाओं में या किसी क्षेत्र या प्रदेश में 2 से 6 माह की अवधि के लिए जलवायु संबंधी कारकों में जो परिवर्तन आता है उसको हम ऋतु के नाम से जानते हैं। तो यहां पर केवल और केवल मैंने इनिशियली ऋतु क्या है, मौसम क्या है और जलवायु क्या है इसके बारे में बात की है, और 2 क्वेश्चनों के बारे में बात की थी कि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, तो चाहे वो आपको अमेरिका की जलवायु पूछे, चाहे अफ्रीका की जलवायु पूछे, चाहे राजस्थान की जलवायु पूछे, चाहे भारत की जलवायु पूछे, आपको आंसर राइट करके आना है तापमान, क्योंकि सूर्य का कोण ही तापमान का निर्धारित करता है और जिस प्रकार की अक्षांशीय स्थिति होगी वैसी ही जलवायु का वहां पर निर्धारण होगा। तो आप लोगों की जानकारी नहीं होने के कारण इस प्रकार के प्रश्नों पर भी आपको एग्जामिनर उलझा देता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था अल्बिडो से संबंधित, कि यदि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कारण है कि हाड़ौती क्षेत्र में तापमान सामान्य से अधिक, राज्य में अधिकतम नहीं है लेकिन वहां सामान्य जितने होने चाहिए उससे भी अधिक होते हैं, तो उसका कारण है वहां पर पाए जाने वाली काली मृदा। तो एक तो जलवायु, ऋतु और मौसम संबंधी तत्वों पर हमने बात की। अब आप आगे देख लीजिए, आप आगे देखेंगे कि राजस्थान की जो जलवायु है उस जलवायु में राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है क्वेश्चन पूछा जाए, तो राजस्थान की जलवायु के संबंध में अगर हम बात करें तो राजस्थान यहां पर 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होता है और यहां पर राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है 30 डिग्री 12 मिनट, यानी कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट, और यहां से लेकर एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। तो ये वाला भाग तो क्या हो गया? उष्ण। ये वाला भाग कौन सा हो गया? शीतोष्ण। मैं आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान की जलवायु अक्षांशीय दृष्टि से किस प्रकार की है, तो उष्ण और शीतोष्ण अगर हम मिला दें तो दोनों मिलाकर किस प्रकार की होगी? उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि सब ट्रॉपिकल प्रकार की जलवायु राजस्थान की को हम अक्षांशीय दृष्टि से कह सकते हैं। लेकिन राजस्थान 23 डिग्री 3 से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट भारत के पश्चिमी भाग में, और अगर कोई स्थान 10 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है, तो निश्चित और निश्चित रूप से वहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? मरुस्थलीय। और मरुस्थलीय जलवायु में जहां पर तापमान सामान्य से अधिक होते हैं उस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षा में आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो आप जवाब दे के आएंगे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय। लेकिन एग्जामिनर जानबूझ के आपसे पूछे कि राजस्थान की जलवायु अक्षांशीय दृष्टि से किस प्रकार की है, तो आप राइट करके आएंगे
उपोष्ण कटिबंधीय। क्यों? क्योंकि 23.5 डिग्री से नीचे वाला भाग उष्ण कटिबंध में और 23.5 डिग्री से ऊपर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। अतः दोनों को मिला के उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षक आपसे कभी क्वेश्चन पूछे या आप जानना चाहे तो राजस्थान में मरुस्थल क्यों है, तो विश्व का कोई भी भाग, अगर हम मानचित्र में बात करें तो विश्व का कोई भी भाग महाद्वीपों के पश्चिम में 10 डिग्री अक्षांश से लगाकर 30 डिग्री अक्षांश पश्चिम में स्थित है, तो निश्चित और निश्चित रूप से वहां पर मरुस्थल पाए जाएंगे। आप विश्व का मानचित्र उठाकर देख लेंगे तो अमेरिका का कैलिफोर्निया मरुस्थल आपको इसी दशा में मिलेगा, चिली का अटाकामा मरुस्थल इसी दशा में मिलेगा, आपको अफ्रीका का जो दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी का मरुस्थल है वो भी आपको इसमें मिलेगा, सहारा मरुस्थल भी इधर मिलेगा। आप ऑस्ट्रेलिया के गिब्सन, सिप्सन, ग्रैंड सैंडी की बात करेंगे तो भी वहां पर मिलेगा। अगर हम उत्तर की ओर जाएं तो चीन का तकलामकान की बात करें, भारत का थार का मरुस्थल की बात करें, या ईरान का दस्ती लूत और दस्ती कबीर, यानी कि विश्व के सारे मरुस्थलों का अगर आप मानचित्र उठाकर देख लेंगे तो उनकी लोकेशन निश्चित और निश्चित रूप से 10 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ही पाई जाएगी। तो पहला क्वेश्चन कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो सामान्य पूछे तो आंसर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। लेकिन एग्जामिनर आपको जानना चाहे अलग से और पूछे कि राजस्थान की जलवायु अक्षांशीय दृष्टि से, लेटिट्यूडनल व्यू से किस प्रकार की है, तो आप राइट करके आएंगे उपोष्ण कटिबंधी। ठीक है, अब आगे मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देख लीजिए राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख रूप से 5 कारक है। कितने कारक है? 5। नंबर 1, अक्षांशीय स्थिति। पहला कारक कौन सा है? अक्षांशीय स्थिति। पहला कारक अक्षांशीय स्थिति। नंबर 2, दूसरा कारक समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी। तीसरा कारक अरावली की दिशा। तीसरा कारक कौन सा है? अरावली की दिशा। और चौथे कारक की बात करें तो उच्चावच, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ। और इसके बाद पांचवा जिसका नाम है धरातल, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सरफेस। तो एक तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 5 कारक मैंने यहां पर डिनोट किए हैं, जिसमें नंबर 1 लिखा है अक्षांशीय स्थिति, जिसकी पूरी कहानी मैं कर चुका हूं कि अगर कोई भी भाग महाद्वीपों के पश्चिम में 10 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है तो निश्चित और निश्चित रूप से वहां पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाएगी। और राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट होने के कारण राजस्थान में भी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो अक्षांशीय स्थिति। दूसरा कारक समुद्र तट से दूरी। ध्यान रहे राजस्थान समुद्र तट से औसतन 300 किलोमीटर की दूरी रखता है। औसतन कितने किलोमीटर की दूरी रखता है? 300 किलोमीटर की। ध्यान रहे जब कोई स्थान समुद्र के तट पर होता है तो समुद्र की समकारी जलवायु का उस पर प्रभाव होता है। समकारी जलवायु से तात्पर्य होता है कि जब जो जल होता है उसका स्वभाव होता है वो देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है, जबकि असलीय भाग जो होता है वह तेजी से गर्म होता है और तेजी से ही ठंडा हो जाता है। तो जब कोई स्थान समुद्र तट से अत्यधिक दूर होगा तो वहां पर गर्मियों में तापमान तो क्या होंगे? उच्चतम, यानी कि गर्मियों में तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, जबकि सर्दियों में तापमान है वो -3 डिग्री तक भी चले जाते हैं। ध्यान रहे समुद्र तट से दूरी न देकर एक और शब्द आपके सामने वो रख सकता है जिसका नाम है महाद्वीपीयता की दशा। समुद्र तट की दूरी की जगह पर यह शब्द भी आपके लिए एग्जामिनर यूज कर सकता है, इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शिफ्ट, महाद्वीपीयता की दशा। यानी कि कोई स्थान समुद्र तट से दूर है तो समुद्र की समकारी जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी दशा को हम इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शिफ्ट या महाद्वीपीयता की दशा के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे महाद्वीपीयता की दशा
जो है उसकी संकल्पना जब हम थॉट ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसके प्रतिपादक का नाम जो स्कूल लेक्चरर के लिए देख रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि एक हम्बोल्ट जो ज्योग्राफर है उसके द्वारा इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शिफ्ट या महाद्वीपीयता की संकल्पना को दिया गया है। नेक्स्ट, अरावली की दिशा। ध्यान रहे राजस्थान के मानचित्र में अगर हम बात करें तो राजस्थान के मानचित्र में अगर हम बात करें तो राजस्थान के मानचित्र में अरावली पर्वतमाला इस प्रकार है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो अरावली पर्वतमाला की बात करें तो जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो यह अरावली पर्वतमाला की क्या है, समानांतर होकर गुजर जाता है। जब बंगाल की खाड़ी का ये मानसून आता है तो यहां पर यह भाग जो है ये तो वृष्टि प्रदेश के रूप में वर्षा प्राप्त करता है, जबकि ये वेस्टर्न राजस्थान का पूरा भाग वृष्टि छाया प्रदेश में रहने के कारण राजस्थान की अधिकांश भाग पर वर्षा अल्प मात्रा में होती है। तो परीक्षक आपको अरावली को विभिन्न भागों में रखकर भी आपसे सवाल पूछ सकता है। अगर परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला अगर राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर होती तो क्या होता, तो अधिकांश भाग अल्प वर्षा प्राप्त करता, क्योंकि अधिकांश भाग क्या होता, वृष्टि छाया प्रदेश। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर होती तो क्या होता, तो राजस्थान के अधिकांश भाग में वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास होती, क्योंकि राजस्थान पूरा का पूरा विंडवार्ड जोन में होता। तो एक तो ध्यान रखना, अरावली अभी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। एग्जामिनर आपकी परीक्षा में इसको उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम भी कर सकता है, पूर्वोत्तर से पश्चिम भी कर सकता है, किसी भी मतलब काल्पनिक दृष्टि से अगर इस प्रकार की होती तो क्या होता, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। और इसलिए ध्यान रखना कि जब कोई पर्वत श्रेणी होती है, मान लीजिए ये पर्वत श्रेणी है, अगर पवन राशि आर्द्र यहां से आ रही है तो आर्द्र वायु राशि यहां पर क्या करेगी, वर्षा। जब यहां से उतरेगी यानी कि विपरीत भाग में जब उतरेगी तो क्या करेगी, घर्षण, और घर्षण करेगी तो उसके तापमान में क्या होगी, बढ़ोतरी, और तापमान में बढ़ोतरी होगी तो वर्षा निश्चित रूप से नहीं के बराबर होगी। और इसलिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली की दिशा राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, तो अरब सागरीय मानसून की तो ये क्या है, पैरेलल, जबकि बंगाल की खाड़ी के मानसून से पश्चिम का मरुस्थल जो है इसके वृष्टि छाया प्रदेश में रहने के कारण राजस्थान में क्या होती है, अल्प वर्षा होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन अरावली की दिशा को लेकर भी पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट, उच्चावच। उच्चावच को इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ। परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में किस प्रकार के उच्चावच है, तो राजस्थान में तीनों प्रकार के उच्चावच है। मतलब उच्चावच में अगर हम बात करें तो पर्वत, पठार, मैदान और घाटिया, इनको हम धरातलीय उच्चावच कहते हैं। तो राजस्थान में पर्वत भी है, पठार भी है और मैदान भी है। तो राजस्थान में तीनों प्रकार के उच्चावच है। तो धरातल की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं, मतलब धरातल की जो सतह है उससे जैसे जैसे हम ये धरातल की सतह इससे ऊंचाई की ओर जाते हैं तो प्रति 165 मीटर यानी कि 165 मीटर की ऊंचाई पर हम चले जाएं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या होती है, कमी, यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी हो जाती। और इसलिए एग्जामिनर उच्चवाच की भिन्नता संबंधी भी अक्सर एक सवाल पूछता है कि क्या कारण है कि सर्दियों में राजस्थान की नक्की झील बर्फ के मैदान में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका जवाब यही है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी, जिसको हम अगर टिपिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन अगर आंसर में आपको दें तो इसको हम क्या राइट करके आएंगे, सामान्य ताप पतन दर। सिंपल सा, यानी कि धरातल की सतह से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान का निरंतर कम होना, यानी कि प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का कम होना, जिसको हम सामान्य तापपतन दर के नाम से जानते हैं। और सामान्य तापपतन दर के कारण ही सर्दियों के दिनों में मैदानी भागों में जब तापमान 5 डिग्री से 6 डिग्री के आसपास पहुंचता है तो 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नक्की झील जो है वह सामान्य तापपतन दर या ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी के कारण लगभग बर्फ के मैदान में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद लास्ट विशेषता जो है जिसका नाम है धरातल, जिसको हम कहते हैं सरफेस।
तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय यानी कि लगभग 61.11% भाग तो क्या है, मरुस्थलीय। जब राजस्थान के हम वन संबंधी आंकड़े पढ़ेंगे तो राजस्थान का 9.57 या 9.59% भाग ही क्या है, वन रखता है। यानी कि राजस्थान का अधिकांश भाग नग्न एवं मरुस्थलीय होने के कारण राजस्थान की जो जलवायु है वो किस प्रकार की पाई जाती है, विषम प्रकार की। एक तो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की, उस पर मैंने बात की थी। दूसरे टॉपिक पर मैंने जो चर्चा की है वो है राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैंने 5 कारकों पर चर्चा की। पहला, अक्षांशीय स्थिति, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा, अरावली की दिशा। तीसरा, समुद्र से दूरी। चौथा, धरातल। और पांचवा, उच्चावच। इन 5 बिंदुओं पर बात की है। पांचों से उठाकर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ले सकता है। उन क्वेश्चनों को आप केवल नॉलेज के लेवल पर ही नहीं, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ले जाकर भी आपसे पूछ सकता है। तो हमने प्रभावित करने वाले कारकों पर बात कर ली। अब मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। यहां पर बात कर रहा हूं, देख लीजिए, राजस्थान की जलवायु जो है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, कैरेक्टरिस्टिक। राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं पर बात करें तो राजस्थान की जलवायु की 5 विशेषताओं पर बात करता हूं। नंबर 1, भिन्न जलवायु प्रदेश। पहली विशेषता कौन सी है, भिन्न जलवायु प्रदेश, डिफरेंट क्लाइमेटिकल रीजन। दूसरा, उच्च तापांतर, हाईएस्ट टेम्परेचर इंटरवल, यानी कि थर्मल इंटरवल, उच्च तापांतर। नंबर 3, अल्प आर्द्रता, जिसको हम कहते हैं लो ह्यूमिडिटी। नंबर 4, अल्प आर्द्रता हो गया। इसके बाद सामयिक वर्षा, सीजनल रेनफॉल, सामयिक वर्षा। और इसके बाद वर्षा की जितनी भी बुराइयां कर सको वो सारी की सारी, जैसे अनावृष्टि, अकाल, सूखा या असमय वृष्टि। तो राजस्थान की जलवायु की पहली विशेषता मैंने क्या लिखी है, भिन्न जलवायु प्रदेश। आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान में एक तरफ रामगढ़ जैसलमेर 5 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, तो दूसरी तरफ माउंट आबू 150 सेंटीमीटर, यानी कि राजस्थान में शुष्क से लगाकर अत्यधिक आर्द्र प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक निकल कर आई है भिन्न जलवायु प्रदेश। नंबर 2, उच्च तापांतर। अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में तीनों प्रकार के तापांतर, मतलब पहला दैनिक तापांतर, दूसरा मासिक तापांतर और तीसरा वार्षिक तापांतर, यानी कि तीनों प्रकार के तापांतर क्या होते हैं, उच्च होते हैं। दैनिक तापांतर से तात्पर्य होता है कि वर्ष के एक दिन का अधिकतम तापमान, जैसे जून में किसी दिन तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। दैनिक तापांतर मतलब किसी एक दिन में, दिन का जो अधिकतम तापमान जून माह में देखेंगे तो 49 डिग्री। वहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में रात्रि का तापमान लगभग 15 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। यानी कि दैनिक तापांतर की भी अगर हम बात करें तो लगभग 30 डिग्री के आसपास दैनिक तापांतर देखे जाते हैं। इसके बाद मासिक तापांतर की बात करें तो जून का औसत तापमान लगभग 40 डिग्री से ऊपर रहता है, जबकि जनवरी का जो औसत तापमान है वो लगभग 15 डिग्री के आसपास, 15 डिग्री से नीचे होता है। यानी कि राजस्थान में मासिक तापांतर भी क्या होते हैं, उच्च। और राजस्थान में वार्षिक तापांतर की बात करें तो राज्य में एक दिन का अधिकतम तापमान, जैसे राजस्थान में 49 डिग्री तक तापमान जून में पहुंच जाते हैं, तो सर्दियों में तापमान -3 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। तो वार्षिक तापांतर लगभग 52 डिग्री तक होते हैं। तो यानी कि परीक्षक पूछे कि राजस्थान में तापांतर किस प्रकार के होते हैं, तो उच्च प्रकार की। और उच्च प्रकार की कौन कौन सी, दैनिक तापांतर भी उच्च होता है, मासिक तापांतर भी उच्च होता है और वार्षिक तापांतर भी उच्च होते हैं। परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में अधिकतम तापांतर कितने डिग्री होते हैं, तो आपको राइट करके आना है 49 और उसमें 3 जोड़ दोगे
तो कितना 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंटरवल राजस्थान में पाए जाते हैं। तो राजस्थान में आपसे पूछे कि अधिकतम तापांतर कितने होते हैं, तो 49 प्लस में और -3, तो कुल मिलाकर 52 डिग्री जो होता है वह तापांतर राजस्थान में अधिकतम पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अल्प आर्द्रता। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की औसत वर्षा मात्र 57.5 सेंटीमीटर है, 57.5 सेंटीमीटर, जबकि राजस्थान में एवरेज टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होते हैं। यानी कि राजस्थान में अगर हम देखें तो तापमान अधिक होते हैं जबकि वर्षा कम होती है। जब कहीं पर तापमान अधिक हो और वर्षा कम हो तो निश्चित रूप से वातावरण में आर्द्रता की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तो एक तो परीक्षक आर्द्रता से संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है जिनको मैं यहां पर बोल रहा हूं। एक तो आपसे परीक्षक क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के आर्द्रतम स्थान है, तो राजस्थान का आर्द्रतम स्थान हम राइट करके आएंगे, जिसमें राजस्थान का आर्द्रतम स्थान कौन सा है, माउंट आबू। राजस्थान का आर्द्रतम स्थान कौन सा है, माउंट आबू। अब अगर आपसे परीक्षक क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का शुष्कतम स्थान कौन सा है, तो आप राइट करके आएंगे राजस्थान का शुष्कतम स्थान है फलोदी जोधपुर। एक आर्द्रतम स्थान हो गया, दूसरा शुष्कतम स्थान। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्य का आर्द्रतम जिला कौन सा है, तो आप राइट करके आएंगे झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़। राज्य का शुष्कतम जिला राइट करने का पूछे तो आप राइट करके आएंगे जैसलमेर। परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्य की जलवायु का आर्द्रतम माह कौन सा है, तो ध्यान रखना राज्य की जलवायु का आर्द्रतम माह अगस्त होता है। राज्य की जलवायु का आर्द्रतम माह कौन सा होता है, अगस्त। अब पेच फंसता है, कभी कभार एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि राजस्थान की जलवायु का शुष्कतम माह कौन सा है, ड्राइएस्ट मंथ कौन सा है। तो ऑप्शन में, क्योंकि हम गर्मियां होती है और गर्मियों में हमारा कंठ भी सूख रहा होता है और इसलिए हम मई जून को राइट करके आते हैं। ध्यान रखना, ये वही लोग मई जून और जुलाई को राइट करके आते हैं जिनको गर्मी का एहसास होता है, और गर्मी के एहसास होते होते वो पढ़े लिखे इतने नहीं होते हैं कि उनको ये भी डेफिनेशन पता नहीं है कि ह्यूमिडिटी एक्चुअली है क्या। तो आर्द्रता की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी जब शुरुआत में जलवायु की विशेषताओं की बात की, तो मैंने आपसे कहा कि आर्द्रता से तात्पर्य वायुमंडल के 1 घन मीटर भाग में पाए जाने वाली जल वाष्प की मात्रा। तो आपने देखा कि आर्द्रतम माह में से कौन सा लिखा है, अगस्त। क्यों? क्योंकि जून और जुलाई में पूरे राजस्थान के अधिकांश भागों में वर्षा हो जाती है। सूर्य अभी भी राजस्थान में लगभग सीधा चमक रहा होता है और सौर विकिरण के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा इतनी होती है कि इतनी उमस भरा माहौल होता है, तो कभी कभार तो काम करने की इच्छा भी नहीं होती। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पर उच्च तापमान के कारण और उच्च आर्द्रता के कारण पूरा का पूरा जो मौसम होता है वो काम करने योग्य नहीं होता है, और इस कारण विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश को हम रीजन ऑफ डिसएबिलिटीज या शक्तिहीनता के प्रदेशों के नाम से भी जानते हैं। तो अगस्त वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब शुष्कतम माह में तो ध्यान रखना वायुमंडल के 1 घन मीटर भाग में जलवाष्प की मात्रा, तो ध्यान रखना कि जनवरी माह में सौर विकिरण अल्प मात्रा में होती है और इस कारण वायुमंडल में जल राशि पहुंचती बहुत कम है, और इस कारण जनवरी जो होता है वह किस प्रकार का माह होता है, सबसे शुष्कतम माह। और इसलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों में दिनों में सर्वाधिक रूप से वैसलीन का या बॉडी लोशन का उपयोग भी हम किस महीने में करते हैं, जनवरी में। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में ह्यूमिडिटी होती नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो त्वचा है वह सूखने लगती है। तो आर्द्रता, अल्प आर्द्रता तीसरी विशेषता की, दूसरी विशेषता की बात की थी, सॉरी तीसरी विशेषता की, और उस विशेषता के अंतर्गत हमने बात की थी कि अल्प आर्द्रता। तो अल्प आर्द्रता क्या है, आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल के 1 घन मीटर भाग में पाए जाने वाली जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। तो पहले भिन्न जलवायु प्रदेश की बात कर ली, फिर उच्च तापांतर की बात कर ली, फिर अल्प आर्द्रता। अल्प आर्द्रता में 6 क्वेश्चन याद रखने। एक तो राज्य का आर्द्रतम स्थान माउंट आबू, राज्य का शुष्कतम स्थान फलोदी जोधपुर, राज्य का आर्द्रतम जिला झालावाड़, राज्य का शुष्कतम जिला जैसलमेर, राज्य की जलवायु का आर्द्रतम माह अगस्त, राज्य की जलवायु का शुष्कतम माह जनवरी। इसके बाद बात कर रहा हूं सामयिक वर्षा, सीजनल रेनफॉल। तो राजस्थान में सीजनल रेनफॉल की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो
सीजनल रेनफॉल अगर हम बात करें तो सीजनल रेनफॉल जो है आप देखेंगे कि सीजनल रेनफॉल जो है जिसमें राजस्थान में सीजनल रेनफॉल यानी कि 90% जो वर्षा है वो कब हो जाती है? वर्षा काल में। 7% वर्षा 7% जो वर्षा है वो राजस्थान में मावठ के रूप में होती है, जबकि 3% वर्षा यानी कि राज्य की कुल वर्षा का 3% जो होता है वह पूर्व मानसून या मानसून पूर्व की वर्षा के रूप में होता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु में अगर वर्षा जो है वह एक ही अवधि में अधिकतम हो जाती है तो उस क्षेत्र की वर्षा को हम सामयिक वर्षा या सीजनल रेनफॉल यानी कि राज्य में होने वाली वर्षा का लगभग 90% मानसून काल या वर्षा काल में हो जाता है, 7% मावट के रूप में शीतकाल में प्राप्त होता है, तो मात्र 3% किस ऋतु में प्राप्त होता है? तो मानसून आने से पूर्व प्री मानसून की दशा में प्राप्त होता है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं लास्ट राज्य की जलवायु की विशेषता नंबर लास्ट, जिसमें अल्पवृष्टि मतलब राजस्थान में जो वर्षा होती है वह ओनली 57.5 सेंटीमीटर है, यानी कि वर्षा जो होती है वो बहुत कम होती है। नंबर 2 अनावृष्टि, यानी कि किसी क्षेत्र में वर्षा का विचलन 50% या 20% से अधिक हो तो उस दशा में वहां पर वर्षा औसत से कम जहां पर अक्सर होती है उसे हम अनावृष्टि कहते हैं। और अनावृष्टि होगी तो अकाल भी होगा, अकाल भी होगा तो सूखा भी होगा। हम अकाल और सूखे को हम अलग से बात करेंगे कि राजस्थान में किस समय कौन कौन से अकाल हुए, जैसे हम विक्रम संवत 1956 के नाम से 1899 ईस्वी के छप्पनिया अकाल के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में बहुत सारे अकाल है, जिन अकालों के बारे में तो राजस्थान की जलवायु की 5 विशेषताओं के बारे में बात की, वापस रिपीट कर रहा हूं। विशेषता नंबर 1 भिन्न जलवायु प्रदेश, विशेषता नंबर 2 उच्च तापांतर, विशेषता नंबर 3 अल्प आर्द्रता, विशेषता नंबर 4 सामयिक वर्षा और विशेषता नंबर 5 अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, सूखा राजस्थान की जलवायु की प्रमुख समस्याओं के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, राजस्थान की जलवायु क्या है, किस प्रकार की है, उस पर चर्चा कर ली। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर बात कर ली और राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं के संदर्भ में बात कर ली। अब नया टॉपिक में डाल रहा हूं, आप बात कर देखें ध्यान से कि राजस्थान की जलवायु की विभिन्न ऋतुएं। नेक्स्ट जो हम मैं हेडिंग डाल रहा हूं विभिन्न ऋतुएं। ध्यान रहे विभिन्न ऋतुओं की हम एक एक ऋतु में होने वाली जलवायु की समस्त विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान की जलवायु में ऋतुओं को लेकर कभी प्रश्न पूछे जाए तो ऋतुओं के प्रश्न को हल करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज वर्ड के संबंध में समझा रहा हूं जिसको आप एक बार देख लें और उसके बाद हम ऋतुओं के बारे में बात करते हैं। एक तो यह ग्लोब, यहां पर कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। यहां पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। यहां पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको हम कहते हैं मकर रेखा। ध्यान रहे सूर्य जो है वह पेंडुलम की भांति कार्य करता है। 21 जून को कहां पर सीधा चमकता है? कर्क रेखा पर। 22 दिसंबर को कहां पर सीधा चमकता है? मकर रेखा पर। 21 मार्च को कहां जाता है? उत्तर में। और 23 सितंबर को कहां जाता है? दक्षिण में। 23 सितंबर कहां पर चला जाता है? दक्षिण में, यानी कि 23 सितंबर को सूर्य जाता है दक्षिण में। तो 4 तारीखें मैंने लिखी। 21 जून सूर्य कहां पर है? कर्क रेखा पर। ध्यान रहे 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर है, यानी कि उत्तर, अधिकतम उत्तर में। 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर है? मकर रेखा को। 21 मार्च को सूर्य कहां जा रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। और 23 सितंबर को सूर्य कहां जा रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो इन चारों तारीखों के आधार पर ही ऋतुओं का निर्माण। तो राजस्थान भारत की जलवायु को अगर देखें तो भारत और राजस्थान की जलवायु के लिए हम एक सामान्य शब्द यूज करते हैं, मानसून। कौन सी जलवायु? मानसून। ध्यान रहे मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से मानी जाती है। किस शब्द से मानी जाती है? अरबी भाषा के मौसिम शब्द से। यानी कि मानसून से तात्पर्य वह जलवायु जहां पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन होता हो। यानी कि 6 महीने पवनें तो हमारे यहां उत्तर पूर्व से चलती है, मतलब स्थल से जल की ओर, और 6 महीने हमारे यहां पवन चलती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि
जल से स्थल की ओर, यानी कि वह जलवायु जहां पर पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन होता हो, उस प्रकार की जलवायु को हम मानसूनी जलवायु के नाम से जानते हैं। तो भारत और राजस्थान की जलवायु को हम अलग नहीं कर सकते और इसलिए हमने हेडिंग डाला है मानसून। ध्यान रहे, मानसूनी जो जलवायु है या मानसून शब्द की उत्पत्ति तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, लेकिन परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानसून शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया है, तो एक अरब भूगोलवेत्ता का नाम याद रखना है, जिसका नाम है अल मसूदी। अरब ज्योग्राफर है जिनका नाम है अल मसूदी, जिन्होंने सर्वप्रथम मानसून शब्द का उपयोग किया है। अगर एग्जामिनर इससे आगे जाकर भी ये पूछे कि भारतीय मानसून का विस्तृत वर्णन किसने किया है, तो अल तो आगे लगेगा ही, पीछे नया नाम एक जुड़ रहा है जिसका नाम है अल बरूनी, यानी कि मानसून शब्द का उपयोग अल मसूदी के द्वारा, जबकि भारतीय मानसून का विस्तृत वर्णन करने वाले कोई भूगोलवेत्ता है या कोई ज्योग्राफर है तो उनका नाम क्या है, अल बरूनी। ध्यान रहे, भारत यहां पर हमने 4 तारीखें याद रखनी है। अब मैं आपको विभिन्न ऋतुओं के बारे में बता रहा हूं। इधर देखें, ये रही मानसून। अब मानसून की जो ऋतु है इसको हम 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। पहला उत्तरी पूर्वी मानसून, पहली कौन सी, उत्तरी पूर्वी मानसून, और दूसरा कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। पहला उत्तरी पूर्वी मानसून और दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ध्यान रहे, उत्तरी पूर्वी मानसून को हम शीत ऋतु के नाम से जानते हैं। किस ऋतु के नाम से जानते हैं, तो शीत ऋतु के नाम से। जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून को हम 2 भागों में पढ़ते हैं। इसकी प्रारंभिक अवधि कहलाती है ग्रीष्म और पश्चात की अवधि को हम कहते हैं वर्षा। यानी कि भारतीय मानसून को 2 भागों में, एक उत्तरी पूर्वी मानसून तो दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून की कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु। ध्यान रहे, शीत ऋतु की प्रारंभिक अवधि को पुनः शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, शरद ऋतु। जबकि पश्चात की अवधि को किस नाम से जाना जाता है, शीत ऋतु। तो हम जो 4 ऋतुओं की बात करते हैं, जिसमें ऋतुओं की शुरुआत एक शरद ऋतु, इसके बाद शीत ऋतु, इसके बाद ग्रीष्म ऋतु और इसके बाद वर्षा ऋतु। तो आपको परीक्षक क्वेश्चन पूछे कि शरद ऋतु में माह है, तो यहां पर मैंने आपको डायग्राम पहले उस कोने में बता के बताया था कि ये 0 डिग्री, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, सूर्य विषुवत रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में जाता है 23 सितंबर को। तो आपको कुछ याद नहीं करना है, केवल यहां शरद ऋतु में सितंबर, अब सितंबर से आपको 3 महीने आराम से गिन सकते हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब यहां शीत ऋतु के पूछे तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इधर ग्रीष्म ऋतु के महीने पूछे तो मार्च, अप्रैल और मई। वर्षा ऋतु के महीने पूछे तो जून, जुलाई और अगस्त। सिंपल सा। तो आपसे एग्जामिनर इस चार्ट के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से किस ऋतु को उत्तरी पूर्वी मानसून की ऋतु कहा जाता है, शीत ऋतु। निम्न में से किन ऋतुओं को दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु कहा जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भाग है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन राइट कौन सा होगा, वर्षा ऋतु, जिनको दक्षिणी पश्चिमी मानसून के काल से भी जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून का काल पूछे तो शीत ऋतु। शीत ऋतु की प्रारंभिक अवधि किस नाम से जानी जाती है, तो शरद ऋतु के नाम से जानी जाती है। यहां पर एक एक ऋतु के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है और इसलिए पहले बात कर रहा हूं। आपको केवल मैंने तारीखें बताई थी, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, 23 सितंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में। तो ऋतुओं के महीने याद करने के लिए कुछ नहीं करना है कि एक बार 23 सितंबर को सूर्य दक्षिण में जा रहा है तो सितंबर का महीना पकड़ के आप शरद ऋतु में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कर ले। शीत ऋतु में दिसंबर, जनवरी, फरवरी कर ले। ग्रीष्म ऋतु में मार्च, अप्रैल और मई कर ले। जबकि वर्षा ऋतु में जून, जुलाई और अगस्त कर ले। आपको ऋतुओं के महीने रटने की कभी भी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ऋतुओं का निर्माण सूर्य के कोण के आधार पर ही होता है। यहां पर मैंने 4 ऋतु को समझाया। अब एक एक ऋतु पर बात कर रहा हूं। आइए देखते हैं, जिसमें पहली ऋतु, और पहली ऋतु का जो नाम है वह है शरद ऋतु। कौन सी ऋतु है, शरद। पहली ऋतु पर बात कर रहा हूं, शरद ऋतु। अब शरद ऋतु के बारे में आपको क्रियाविधि देखनी है।
इसको मैं भारत के संदर्भ में बता रहा हूं कि जैसे ये भारत का मानचित्र, यहां पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। यहां पर नीचे पर कौन सी है? विषुवत रेखा। और यहां पर कौन सी है? मकर रेखा। अब 23 सितंबर को सूर्य कहां जा रहा है? दक्षिण में। 23 सितंबर को सूर्य कहां जा रहा है? दक्षिण में। तो केवल शरद ऋतु में जो याद रखनी है क्रियाविधि के रूप में कि 23 सितंबर को सूर्य जैसे ही विषुवत रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है, भारतीय भूमि पर धीरे धीरे तापमान कम होने लगते हैं और वायुदाब धीरे धीरे क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं। और इस कारण पवन जो है वह स्थल से जल की ओर लौटना प्रारंभ होती है। अब पवन कहां है? स्थल से जल की ओर लौट रही है। इससे पहले वाली ऋतु अगर हम चार्ट में जाकर पीछे देखेंगे तो कौन सी है? वर्षा ऋतु। और इस कारण इस ऋतु में देखेंगे तो मानसून जो है वो लौटता जाता है और इस कारण शरद ऋतु को मानसून निवर्तन, शरद ऋतु को हम क्या कहेंगे? मानसून निवर्तन या मानसून के लौटने का काल, या इंग्लिश में कहें तो द पीरियड ऑफ रिटेटिंग मानसून के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 ऋतु की बात कर रहा हूं, शरद ऋतु। क्रियाविधि क्या याद रखनी है? 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है, अतः भारतीय भूमि पर धीरे धीरे उच्च दाब के केंद्र बनने लगते हैं और पवन स्थल से जल की ओर लौटना प्रारंभ होती है। इस कारण इस ऋतु को मानसून निवर्तन, प्रत्यावर्तन या लौटते हुए मानसून के काल के नाम से जाना जाता है। तो परीक्षक आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से किस ऋतु को मानसून निवर्तन, प्रत्यावर्तन या लौटते मानसून का काल कहा जाए, तो क्या राइट करके आओगे? शरद ऋतु। ध्यान रहे एग्जामिनर यहां पर भी अपनी जादूगरी दिखाता है, ठीक है? तो जादूगरी जो दिखाता है उसमें सितंबर से लगाकर मैंने शरद ऋतु के माह आपको सितंबर, अक्टूबर और नवंबर लिखवाए, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है? पहले ऑप्शन में सितंबर और अक्टूबर दोनों दे दिया, दूसरे ऑप्शन में अक्टूबर और नवंबर। अब परीक्षा में तो आप मुझे फोन करके पूछ नहीं सकते कि सर ये आपने सितंबर से नवंबर लिखाया और ऑप्शन में क्या हो गया, दोनों आ गए। तो ध्यान रखना है कि भारतीय के तमिलनाडु के तट को जब तक मानसून छोड़ता है तब तक अवधि चली जाती है अक्टूबर नवंबर, और इसलिए आपको बेस्ट आंसर अगर मानसून प्रत्यावर्तन की मंथ पूछे तो अक्टूबर और नवंबर को राइट करके आना है, जबकि शरद ऋतु की अवधि सितंबर से लगाकर नवंबर। परीक्षक कभी कभार अलंकारिक भाषाओं में शरद ऋतु की विशेषताएं पूछ लेता है कि निम्न में से किस ऋतु की विशेषताएं जिसमें स्वच्छ आकाश, मतलब आकाश पूरी तरह साफ होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण जितने भी वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल है, कार्बन पार्टिकल है, सारे वर्षा जल के साथ कहां जाते? नीचे। तो स्वच्छ आकाश, सुहावना मौसम, न तो ज्यादा तापमान होते हैं न ही वातावरण में आर्द्रता होती है। तो स्वच्छ आकाश, सुहावना मौसम और गुलाबी सर्दी, मतलब सर्दियां केवल प्रारंभ हुई है, अभी सर्दियों ने अपना तीखा प्रकोप जो अभी दिखा रहा है, जब जो आज आज के दिन जो दिखा रहा है वैसा प्रकोप नहीं होता है, और इसलिए स्वच्छ आकाश, सुहावना मौसम एवं गुलाबी सर्दी निम्न में से किस ऋतु की विशेषता मानी जाती है, तो आपको राइट करके आना है शरद ऋतु। सिंपल सी भाषा में मैंने आपको शरद ऋतु बताइए, केवल 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। नंबर 1 कि एक तो निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन, निवर्तन या लौटते मानसून का काल कहा जाता है, तो शरद ऋतु। परीक्षक दूसरा क्वेश्चन पूछे कि भारत में या राजस्थान में शरद मानसून प्रत्यावर्तन की माह है, तो अगर सितंबर से नवंबर दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन बेस्ट आंसर अक्टूबर एवं नवंबर महीने होंगे। और इसके बाद स्वच्छ आकाश, सुहावना मौसम और गुलाबी सर्दी किस ऋतु की विशेषता है, तो क्या राइट करके आओगे? शरद ऋतु। पहली ऋतु पर हमने बात कर ली, शरद ऋतु। अब नेक्स्ट ऋतु पर बात कर रहा हूं, देखते हैं शीत ऋतु। ऋतु का नाम क्या है? शीत ऋतु। अभी वर्तमान में चल भी रही है और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो इन सारे कारणों पर भी चर्चा हो जाएगी। एक तो शीत ऋतु। अब शीत ऋतु की विशेषता या क्रियाविधि क्या है हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन शीत ऋतु से भी निकल कर आते हैं। तो आप यहां पर वापस में भारत के मानचित्र के संदर्भ में दिखा रहा हूं, यहां पर क्या है? कर्क रेखा, यहां पर कौन सी है? विषुवत रेखा, और यहां पर कौन सी है? मकर रेखा। 22 दिसंबर को सूर्य कहां पहुंच चुका है?
रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य कहां जा चुका है? मकर रेखा पर। अब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंचने के कारण यहां पर सूर्य यहां है और हम कहां हैं? इसके उत्तर में। यानी कि सूर्य के मकर रेखा पर पहुंचने के कारण भारतीय भूमि पर अत्यधिक उच्च दाब के केंद्र बन चुके। मतलब प्रेशर जो है वो निम्न तापमान के कारण अत्यधिक उच्च है और उच्च वायुदाब के कारण पवन पूर्णतः उत्तर पूर्व से प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है और इसी कारण उत्तरी पूर्वी मानसून के काल के नाम से या उत्तरी पूर्वी मानसून की ऋतु किसे कहा जाए, अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो क्या राइट करके आएंगे? शीत ऋतु। यानी कि शीत ऋतु 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंच जाता है। यह भारतीय भूमि से अत्यधिक दूर होने के कारण भारत में अत्यधिक उच्च दाब के केंद्र बनने लगते हैं और पवनें पूर्णतः उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। अतः इस ऋतु को उत्तरी पूर्वी मानसून के काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी मानसून का काल क्रियाविधि हो गई। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कारण है कि उत्तर भारत, क्योंकि राजस्थान भी उत्तर भारत का हिस्सा है, तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कारण है कि उत्तर भारत में कठोर शीत पड़ती है। तो उत्तर भारत में कठोर शीत के मैं विभिन्न कारणों को यहां पर डिनोट कर रहा हूं, फिर एक एक कारण पर चर्चा करूंगा जिसमें उत्तर भारत में कठोर शीत के कारण। तो कठोर शीत के कारणों में नंबर 1, सूर्य का मकर रेखा पर पहुंचना। सूर्य कहां गया हुआ है? मकर रेखा पर। नंबर 2, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। नंबर 3, हिमालय में होने वाली बर्फबारी। हिमालय में होने वाली बर्फबारी। बर्फबारी। नंबर 4, समुद्र तट से दूरी। और नंबर 5, उत्तर के मैदान का अवतलाकार होना। अवतलाकार मतलब लोअर लैंड के रूप में होना, यानी कि उत्तर में तो हिमालय और दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बीच के नीचे के भाग को हम लोअर लैंड के नाम से जानते हैं। तो उत्तर भारत में कठोर शीत या राजस्थान में कठोर शीत के कारण, तो नंबर 1 कौन सा लिखा? सूर्य का मकर रेखा पर पहुंचना। यानी कि हम कर्क रेखा के उत्तर में है और सूर्य मकर रेखा पर पहुंच गया है। तापमान या सूर्य विकिरण अल्प मात्रा में प्राप्त होती है, उसके कारण तापमान क्या हो जाते हैं? कम। दूसरा कारण, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। वर्तमान में पवनों की दिशा कहां से आ रही है? उत्तर पूर्व से। अगर हम हिमालय के उत्तर में जाएं तो कौन सा है? साइबेरिया। तो साइबेरिया से चलकर आने वाली ठंडी उत्तरी पूर्वी पवनें जो है वो राजस्थान के निम्न तापमान को और निम्न तापमान में परिवर्तित कर देती है। इसके बाद हिमालय में होने वाली बर्फबारी। शीतकाल में उत्तर भारत में हिमालय में क्या होती है? स्नोफॉल होती है। पवन कहां से आ रही है? उत्तर में, और इसलिए इस भाग में और ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। इसके बाद समुद्र तट से दूरी, क्योंकि हम समुद्र तट से वैसे ही लगभग 300 किलोमीटर दूर है और इस कारण यहां पर महाद्वीपीयता के प्रभाव के कारण समुद्र की जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इस कारण यहां पर तापमान अधिक निम्न होते हैं। और इसके बाद उत्तर के मैदान का अवतलाकार होना, यानी कि राजस्थान का जो भाग है वह अन्य भागों की अपेक्षा औसतन दूरी या औसतन ऊंचाई समुद्र तट से अगर हम बात करें तो बहुत कम रखते हैं और इसकी वजह से अवतलाकार जो भूमि होती है तो सारी ठंडी वायु राशि नीचे उतरती है और धरातल को भी ठंडा करके रख देती है और कभी कभार तो ये दशा बनती है कि मिट्टी का तापमान भी 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार की कठोर शीत के कारणों पर चर्चा करें तो सारे कारण हैं, जिसमें सूर्य का मकर रेखा पर पहुंचना, उत्तरी पूर्वी या साइबेरिया से चलकर आने वाली ठंडी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, इसके बाद हिमालय में होने वाली बर्फबारी, इसके बाद समुद्र तट से दूरी और उसके बाद उत्तर के मैदान का अवतलाकार। तो दूसरी ऋतु में हमने बात की कि किस प्रकार जो शीत ऋतु जो है उस शीत ऋतु में किस प्रकार उत्तर भारत में कठोर शीत बनती है। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे हैं। पहले शीत ऋतु की क्रियाविधि की बात कर ली, दूसरा उत्तर भारत में कठोर शीत के कारण बात कर ली। अब तीसरा महत्वपूर्ण, शीत ऋतु में विभिन्न मौसम संबंधी घटनाएं। तो विभिन्न मौसम संबंधी घटनाएं अभी वर्तमान में आप देख ही रहे होंगे। तो शीत ऋतु में विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं में एक तो हम सुबह सुबह देखते हैं ओस।
कभी कभार हम ये भी देखने को मिल जाता है उत्तर भारत के किसान को पाला। इसके बाद पाला के बाद हमें कोहरा, जो आज ही बहुत घना था, कोहरा। इसके बाद हमें एक हल्का सा कोहरा दिखता है जिसको हम कहते हैं धुंध, और एक पांचवी क्रियाविधि हमें को जो देखने की मिलती है जिसको हम कहते हैं कुहासा। तो शीतकाल में होने वाली मौसम संबंधी घटनाएं मैंने कितनी उल्लेखित की है? 5। नंबर 1, पहली घटना कौन सी? ओस, यानी कि शीतकाल में जब कोई वायु राशि या जब कोई आर्द्र वायु राशि या आर्द्र वायु राशि जैसे ही धरातल से ऊपर की ओर ऊपर उठती है और जैसे ही ऊंचाई की ओर आगे बढ़ती है, वह किसको? औसांक बिंदु को या ड्यू पॉइंट को प्राप्त कर लेती है और धरातल की सतह पर रात्रि के समय जल बूंदों के रूप में गिर जाती है, जिसे ओस कहा जाता है। कभी आप इंटरव्यू देने जाए और परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि शीतकाल में ओस की जल राशि निम्न में से कहां से प्राप्त होती है, तो ध्यान रखना कि ओस की राशि न तो बंगाल की खाड़ी से आती है, न ही अरब सागर से आती है। हमारे जितने भी स्थानीय जल स्रोत यानी कि नदी, नाले, तालाब हैं, वहां से वाष्पीकृत जल राशि दिन में वाष्पीकृत होती है अल्प मात्रा में, जैसे ही ऊपर उठती है और रात्रि के समय यह संघनित होकर जल बूंदों के रूप में धरातल पर गिर जाती है। और इस कारण हम हिंदी में भी पढ़ते हैं कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, क्योंकि जल राशि होती है वह बहुत ही अल्प होती है। तो ओस सिंपल सी परिभाषा, दिन में वाष्पीकृत जल राशि रात्रि के समय जल बूंदों में परिवर्तित होकर धरातल पर गिर जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। नंबर 2, पाला। हो सकता है यह बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन बनता है और उत्तर भारत के किसान को परेशान भी करता है, तो एग्जामिनर आपको पाले को लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान रखना, शीतकाल में पाले की दशा के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शीतकाल की अगर हम बात करें तो पाला जो है, यानी कि पाले के अंतर्गत कुछ आवश्यक दशाएं होती है। एक तो शीतकालीन लंबी रातें, तो शीतकाल में रातें तो वैसे ही क्या होती है? लंबी, क्योंकि दिन की अवधि कम होती है, रातें लंबी। इसके बाद लंबी रातें, स्वच्छ आकाश, मतलब आकाश में किसी भी प्रकार के बादल नहीं है, स्वच्छ आकाश। दीर्घकालीन लंबी रातें, स्वच्छ आकाश और पवन क्या हो? शांत। अगर ये 3 दशाएं शीतकाल में किसी भी दिन को मौजूद है, तो धरातल का जो ताप है वो तेजी से पतन होता है, यानी कि धरातल का तापमान कम होकर किसको प्राप्त कर लेता है? हिमांक बिंदु को, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को प्राप्त कर लेता है। और मिट्टी का तापमान जब 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो ये ओस की बूंदे ही किसमें परिवर्तित हो जाती है? हिम कणों में। यानी कि पाला अगर हम बात करें तो पाला ऊपर से नहीं पड़ता है, जब ओस की बूंदे ही बर्फ के कणों में परिवर्तित हो जाती है तो हम इसको पाला कहते हैं। ध्यान रहे, जितनी भी वनस्पतियां है वह अपना पोषण केशिका जल के माध्यम से करती है। तो इनका जो केशिका जल जो मिट्टी में मौजूद होता है वो भी किसमें परिवर्तित हो गया? बर्फ के कण में। जिस प्रकार एक व्यक्ति के रुधिर तंत्र के बंद होने से मृत्यु होती है, ठीक वैसे ही पाले की दशा में वनस्पतियों का पोषण तंत्र पूरी तरह नष्ट हो जाता है और उनकी केशिकाएं जमकर बर्फ का रूप ग्रहण कर लेती है और इस वजह से वनस्पतियां जलकर नष्ट हो जाती है। इस कारण पाले की दशा को उत्तर भारत के किसान हेतु अभिशाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिशाप कहा जाता है। हम भी उत्तर भारत में हैं, तो एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि उत्तर भारत के लिए निम्न में से किस प्राकृतिक घटना को अभिशाप माना जाता है, तो सिंपल सा है, पाला। लेकिन एग्जामिनर इससे आगे आपसे यह भी पूछ सकता है कि अधिकांश बच्चे कृषक वर्ग से होते हैं जो परीक्षाओं में बैठते हैं, तो पूछ तो लिया जाए कि ये जवाब क्या देते हैं कि पाले से बचने का उपाय। तो पाले से बचने के बहुत सारे उपाय, यानी कि अगर खाली पड़ी भूमि को अगर ढक दें तो मिट्टी का जो तापमान है वो 0 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा और मिट्टी का जो तापमान 0 डिग्री से नीचे नहीं गया तो पाले की दशा का निर्माण भी नहीं होगा। तो कितनी भूमि को ढक सकते हैं? दूसरा, कृषि अपशिष्टों को जलाएं, तो जलाकर अगर हम धुआं करेंगे, आग होगी और वायुमंडल का तापमान अगर 0 डिग्री से ऊपर होगा तो किसी भी प्रकार की पाले की दशा का निर्माण नहीं होगा। ध्यान रहे, लेकिन ये दोनों प्रयास जो है उनको व्यवहारिक तौर पर लागू करना संभव नहीं है और इसलिए पाले से बचने का सर्वोत्तम उपाय पूछा जाए तो आपको राइट करके आना है सिंचाई, क्योंकि जल का जो तापमान होता है वो सदैव 0 डिग्री से ऊपर होता है। जैसे ही ओस की बूंद ऊपर से गिरेगी
जल में मिलने के पश्चात वो जल का रूप ग्रहण कर लेगी, वह हिमांक बिंदु को प्राप्त नहीं करेगी और हमारी फसल जो है वह ओस से बच जाएगी। सॉरी, हम जो हमारी फसल है वह पाले की समस्या से बच जाएगी। तो पहला ओस हो चुका है, पाला हो चुका है। अब कोहरा। ध्यान रहे, शीतकाल में जो वाष्पीकृत जलराशि है वो धरातल के सभी विभिन्न नाभिक, मतलब धूल के कण है, डस्ट पार्टिकल है, या कार्बन के कण है, या नमक के कण है, ये वायुमंडल में है। तो ये वायुमंडल में मौजूद कणों के आसपास संघनित हो जाती है, मतलब कंडेंसेशन की प्रक्रिया से वह संघनित होकर धरातल के समीप आसपास के भाग में एक बादल का निर्माण कर लेती है। उसी को हम कोहरा कहते हैं। तो परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कोहरा क्या है, तो आपको राइट करके आना है यह धरातल के समीप बनने वाला बादल है जिसमें दृश्यता या विजिबिलिटी 300 मीटर से कम होती है। कितनी होती है? 300 मीटर से कम। और इसके बाद धुंध, हल्का या छिचला कोहरा किस नाम से जाना जाता है? धुंध, जिसमें विजिबिलिटी होती है वह 300 मीटर से लगाकर 1000 मीटर तक होती है, यानी कि 0.3 किलोमीटर टू 1 किलोमीटर तक के भाग में अगर कोई चीज दिखाई देती है तो वह धुंध की स्थिति में होगा। धुंध को इंग्लिश में, ओस को हम इंग्लिश में ड्यू कहते हैं, पाले को हम फ्रॉस्ट कहते हैं, कोहरे को हम फोग के नाम से जानते हैं, जबकि धुंध को हम इंग्लिश में मिस्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद लास्ट है कुहासा। कुहासा कुछ भी नहीं है। कुहासा में दो शब्दों का केवल मेल है, SMOK, स्मोक यानी कि धुआं, और FOG, फॉग, फॉग यानी कि कोहरा। तो SM ये ले लिया और इसके बाद FO, तो SMOG, स्मॉग यानी कि कुहासा, यानी कि किसी क्षेत्र में कोहरा और औद्योगिक प्रदूषित गैसें अगर आपस में मिलकर दम घोटू माहौल तैयार करती है तो उसे हम कुहासे के नाम से जानते हैं। तो परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक कोहरे एवं कुहासे की समस्या कहां पर होती है, तो आपको राइट करके आना है राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र, जिसमें राजस्थान का अलवर एवं भरतपुर सर्वाधिक कोहरे एवं कुहासे की समस्या से ग्रस्त रहता है। कहीं आपके करण के प्रश्नों में, क्योंकि अभी शीतकाल चल रहा है, शीतकाल में दिल्ली में कुहासे के कारण कुछ दिनों तक स्कूलों को भी वातावरण में ऑक्सीजन की कमी के कारण स्कूलों की छुट्टियां तक कर दी जाती, और इसका सिंपल सा कारण जो वर्तमान तक जो ज्ञात हुआ है कि पंजाब हरियाणा के किसानों के द्वारा चावल की फसल को काटकर जो पराली होती है उसको बड़े पैमाने पर खेत खाली करने के लिए जलाया जाता है। तो जो धुआं है वह कोहरे के साथ मिश्रित होकर दम घुटू माहौल तैयार कर देता है, जिसे कुहासा के नाम से जानते हैं। तो शीतकाल में विभिन्न मौसम संबंधी घटनाएं आपने देख ली, ओस, पाला, कोहरा, धुंध और कुहासा। अब शीतकाल के लास्ट टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसमें लास्ट टॉपिक जो है शीतकाल में वर्षा। बहुत अच्छे क्वेश्चन इस शीतकाल में वर्षा को लेकर पूछे जाते हैं। शीतकाल में वर्षा को लेकर बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि शीतकाल में इसको लेकर बहुत अच्छी क्वेश्चन। तो शीतकाल में वर्षा को अगर हम बात करें तो शीतकाल में हमें वर्षा को समझना है। तो शीतकाल में वर्षा के बारे में मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा तसल्ली से समझना, क्योंकि मावट को लेकर बहुत अच्छे क्वेश्चन परीक्षाओं में अब तक पूछे गए और हर परीक्षा में ये संभावना होती है कि मावट का क्वेश्चन तो आ ही सकता है। और इसलिए मावट को मैं साइंटिफिकली की दृष्टि, यानी कि जिस प्रकार से समझा रहा हूं, एक तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि शीतकाल में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, तो मावट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? मावट। अब शीतकाल में मावट की उत्पत्ति कैसे होती है उसको मैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में दिखा रहा हूं। आप आसानी से एक बार इसको मानचित्र के जरिए समझे कि यहां ये अफ्रीका, ये है भूमध्य सागर, ये है अरब प्रायद्वीप, ये फारस की खाड़ी, ये पाकिस्तान और ये भारत। ये यहां पर कर्क रेखा, यहां पर विषुवत रेखा, यहां पर मकर रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री से उत्तर का भाग, जिसको हम उत्तर भारत में, ये वाला भाग कौन सा है? भूमध्य सागर। ये हम देख रहे हैं वो कौन सा है? भूमध्य सागर। तो होता क्या है कि 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर आ गया? मकर रेखा पर। किस रेखा पर आ चुका है? मकर रेखा पर। कौन सी तारीख को? 22 दिसंबर को। जब हम वर्ल्ड में
अगर ग्लोब पर देखें तो कुछ दाब पेटियां नजर आती है, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री, जिसको विषुवत रेखी न्यून दाब पेटी कहते हैं, जबकि 30 डिग्री से 35 डिग्री, जिसको हम उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहते हैं, और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो होती है, जिसे उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी कहते हैं। तो यहाँ पर जिनकी ज्योग्राफी नहीं है उनको बता रहा हूं कि ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो पेटी है उसको हम उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी कहते हैं। यहाँ पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन विषुवत रेखा की ओर, जबकि दक्षिणी पश्चिमी पछुआ पवन ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर जो पेटी है वो 22 दिसंबर में सूर्य जैसे ही मकर रेखा पर पहुंचता है, यह दाब पेटियां 10 डिग्री दक्षिण में खिसक जाती है। मतलब 30 से 35 वाली कहां पर आ जाएगी, 20 डिग्री से लगाकर 35 डिग्री के मध्य। कहां पर आ गई, 20 डिग्री से लगाकर 25 डिग्री, यानी कि लगभग उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी कहां आ चुकी है, भारत में कर्क रेखा की समीप। और भारत में कर्क रेखा के समीप आने के कारण भारत के इस निचले हिस्से में तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन प्रवाहित होगी, जबकि ऊपर वाले भाग में दक्षिणी पश्चिमी पछुआ पवन प्रवाहित होगी। कौन सी पवन प्रवाहित होगी, पछुआ पवन। समझ में आया होगा। मैंने क्रियाविधि बता रहा हूं, मावट के लिए ध्यान से देखना है कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंचता है, दाब पेटियों में 10 डिग्री दक्षिण में खिसकाव होता है, अतः 20 से 25 डिग्री के भारत के मध्य उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी आ जाती है, अतः 25 डिग्री से ऊपर का भारत पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है। किस प्रकार की पवनों के, पछुआ पवन। पश्चिम में स्थित भूमध्य सागर, ये कौन सा है, भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों को कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यह पश्चिमी विक्षोभ पछुआ पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हैं। इस दिशा में यह पवन आती रहती और पश्चिम से पूर्व यात्रा करते हुए क्रमशः ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में वर्षा होती है, जिसे मावट कहा जाता है। एक बार वापस सुन लेना क्रियाविधि को, सिंपल सी 3 लाइनों में, सारे प्रश्नों के जवाब इसी में। 22 दिसंबर को सूर्य कहां पहुंचा, मकर रेखा पर। दाब पेटियों में 10 डिग्री खिसका हुआ, तो 25 डिग्री से ऊपर का भारत किन पवनों के प्रभाव में आ गया, पछुआ पवनों के प्रभाव में। अतः पश्चिम में स्थित कौन सा सागर, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ पछुआ पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हैं और क्रमशः ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में जो वर्षा करते हैं, जिसे मावट के नाम से जाना जाता है। तो एक तो आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि मावट की उत्पत्ति का कारण है, तो सिंपल सा जवाब देख के आना है, दाब पेटियों में खिसकाव। क्या राइट करके आओगे, मावट की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है दाब पेटियों में खिसकाव। परीक्षक क्वेश्चन पूछे कि मावट की उत्पत्ति कहां से होती है, भूमध्य सागर। परीक्षक क्वेश्चन पूछे कि मावट के लिए उत्तरदायी है, तो मावट के लिए उत्तरदायी है पश्चिमी विक्षोभ। ध्यान रहे यह पश्चिमी विक्षोभ। परीक्षा में प्रश्न पूछे कि मावट की वर्षा किस दिशा से किस दिशा में होती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी कि सारे सवालों की जवाब इसी में है कि मावट की उत्पत्ति का कारण दाब पेटियों में खिसकाव। मावट की उत्पत्ति कहां से होती है, तो भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात कौन से हैं, पश्चिमी विक्षोभ, यही मावट की उत्पत्ति का कारण है। और मावट की वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ध्यान रहे इस वर्षा का उत्तर भारत का जो किसान है वो बेसब्री से इंतजार करता है। और उत्तर भारत में शीत ऋतु में जो फसल होती है, जिसको हम रबी की फसल के नाम से जानते हैं, तो रबी की फसल में गेहूं सर्वाधिक सिंचित फसल के नाम से जानी जाती है। और इस कारण उत्तर भारत का किसान देखता है कि लगभग गेहूं को 2-3 सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो कम से कम एक तो ऊपर वाला कर दे। और इसलिए उत्तर भारत का किसान बेसब्री से इस मावट का इंतजार करता है। और ये मावट की वर्षा को उत्तर भारत के किसान हेतु वरदान, रबी की फसल हेतु अमृत वर्षा या गोल्डन ड्रॉप्स या स्वर्णिम बूंदों के नाम से भी जाना जाता है। हमने शीत ऋतु को प्रारंभ किया, जिसमें शीत ऋतु क्या है, शीत ऋतु की क्रियाविधि क्या है, शीत ऋतु की जो अवधि है उसमें कौन कौन सी मौसम संबंधी घटनाएं होती है और शीत ऋतु में किस प्रकार की वर्षा होती है, इन सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की। ठीक है,
अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास जो कल होगी उसमें हम ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और उसके साथ साथ हम आगे जलवायु वर्गीकरण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रत्येक विद्यार्थी इसको पढ़ता भी है लेकिन परीक्षा में प्रश्न जो होते हैं वह उत्तर जो होते हैं वह गलत होते हैं। आप सबको धन्यवाद। आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को अधिकाधिक लोगों तक शेयर करें, और शेयर करने से ये होगा कि जो भी प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं, जिसको भूगोल का गहन अध्ययन यानी कि भूगोल की विषय वस्तु को पढ़ना और एक अच्छे तरीके से पढ़ते हुए कथन और कारण सहित उत्तरों की अगर किसी को इच्छा है तो निश्चित रूप से आप उस व्यक्ति को सजेस्ट कर सकते हैं कि राव सर जो क्लास ले रहे हैं उसके अंतर्गत हम भूगोल को बारीकी के साथ अध्ययन कर रहे हैं। आप अपने अनुभव भी अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद। कल आगे की टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।